हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी अड्डा में। तो दोस्तों, बेदर्दी को हुआ इश्क का 11वां भाग लेकर आ गए हैं। तो अभी तक इस स्टोरी में हम सब ने देखा है कि रुद्रांश अपनी पत्नी श्वेता से पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। ये सुनकर श्वेता एकदम से हैरान हो जाती है और वो बस रुद्रांश को एकटक देखती रहती है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। रुद्रांश बस श्वेता की आंखों में देखते हुए उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था और वही श्वेता की तो सांसें ही अटक गई थी। वो नहीं जानती थी कि इस समय उसे क्या कहना चाहिए था। असल में श्वेता बस इतना जानती थी कि उसे रुद्रांश के साथ रहना अच्छा लगता था। प्यार के टॉपिक पर तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। जब वो पहले रुद्रांश के साथ अपने घर पर रहती थी तो रुद्रांश उसके लिए बस एक दोस्त की तरह था। उसे लगता था कि रुद्रांश एक गे था और अब रुद्रांश की असली पहचान जानने के बाद तो उसे रुद्रांश के साथ रहते हुए पूरे 2 दिन ही पूरे हुए थे। वो कैसे बता सकती थी कि उसके दिल में असल में क्या था। क्या वो रुद्रांश को बस पसंद करती थी या प्यार था। वाइफी, जवाब दो, डू यू लव मी। रुद्रांश ने अपने सवाल को और ज्यादा क्लियर करते हुए पूछा। श्वेता बेचारी की तो बत्ती ही गुल हो गई थी। वो इतना ज्यादा परेशान हो गई कि हिचकी आना शुरू हो गई। श्वेता को हिचकी लेते हुए रुद्रांश को तो हंसी आ गई। पागल लड़की, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो। रुद्रांश ने प्यार से श्वेता की पीठ को सहलाते हुए कहा और उसे पानी का गिलास दे दिया। श्वेता अक्सर जब भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती थी तो उसे हिचकियाँ आना शुरू हो जाती थी। प्यार का मामला तो वैसे भी जिंदगी में सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए होता है। पानी पीकर भी उसकी हिचकी शांत नहीं हो रही थी क्योंकि रुद्रांश का चेहरा उसके सामने था और उसे देखकर तो श्वेता की हिचकी बढ़ सकती थी पर रुक नहीं सकती थी। चलो मेरा वाला तरीका आजमाते हैं, रुद्रांश ने श्वेता को देखते हुए कहा। रुद्रांश की बात सुनकर तो श्वेता आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी। वो अच्छे से जानती थी कि रुद्रांश उसके किस तरीके की बात कर रहा था। उसने कुछ कहने के लिए अपने होंठ हल्के से अलग किए ही थे कि रुद्रांश ने श्वेता के होठों को अपने होठों पर भर लिया। उसने अपना एक हाथ श्वेता की गर्दन के पीछे रखा था कि वो हल पास रहे और दूसरा श्वेता की कमर पर ताकि उसकी पीठ को टेबल से प्रॉब्लम ना हो। रुद्रांश बारी बारी से श्वेता के दोनों लिप्स को शक कर रहा था। श्वेता बेचारी की तो हालत ही खराब हो गई थी क्योंकि रुद्रांश अभी उनकी फर्स्ट किस में के मुकाबले ज़्यादा डीपली किस कर रहा था। श्वेता पहले तो हैरानी से रुद्रांश को देख रही थी लेकिन फिर उस पर भी रुद्रांश के किस का जादू चलने लगा। उसकी पलकें भारी हो गई और उसने अपनी आंखें बंद करके रुद्रांश को महसूस करना शुरू कर दिया। श्वेता का हाथ धीरे धीरे रुद्रांश के सीने से फिसलता हुआ उसके कंधे पर आ गया और फिर गर्दन से उसके बालों में। जहाँ से भी श्वेता का हाथ फिसलते हुए गुजरा था रुद्रांश को तो वहाँ पर जैसे आग सी लग गई थी। श्वेता के उस तरह छूने से रुद्रांश अपना काबू खोने लगा था। रुद्रांश का हाथ श्वेता की कमर पर कस गया था और उनकी वो किस अब डीप से फैसिनेट हो गई थी। लगभग 20 मिनट की लंबी किस के बाद रुद्रांश ने श्वेता के होठों को रिहा किया था। वो भी इसलिए क्योंकि श्वेता तो सफोकेशन हो रही थी, वरना वो तो अभी भी छोड़ने को राजी नहीं था। देखा, हो गई ना हिचकी शांत। वाइफी, ये रुद्रांश का स्टाइल है और ये सिर्फ मैं अपनी वाइफी पर इस्तेमाल करूंगा। रुद्रांश ने एक मुस्कुराहट के साथ श्वेता की तरफ देखते हुए कहा। श्वेता बेचारी तो खुद को शांत करने के लिए कोशिश कर रही थी। ये किस तो उसकी पहली किस से भी ज़्यादा फैशनेट थी जिसमें उसकी हालत खराब कर दी थी। रुद्रांश श्वेता को देख रहा था जिसकी बॉडी तेज सांसों की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी।
आई गेस मुझे अब चलना चाहिए, वरना आज तो घर नहीं पहुंच पाऊंगा। रुद्रांश ने अपना गला साफ करते हुए कहा। मतलब? श्वेता ने थोड़ी मासूमियत के साथ रुद्रांश की तरफ देखते हुए पूछा। मतलब तुम्हारा जादू चल रहा है वाइफी। रुद्रांश ने प्यार से श्वेता की गाल को चूमते हुए कहा। हालांकि श्वेता को रुद्रांश की बातों की असली मतलब पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो शर्मा रही थी। थोड़ी देर बाद रुद्रांश राजावत मेंशन के लिए निकल गया और वही श्वेता उसे दरवाजे पे खड़ी देखती रही। रुद्रांश जैसे जैसे उससे दूर जा रहा था, श्वेता का दिल भारी होने लगा था। आदत लगा दी है तुमने अपनी रुद्र। तुमने जो सवाल पूछा था शायद उसका जवाब हाँ ही है रुद्रा। श्वेता ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा और वापस अंदर आ गई। दूसरी तरफ सिद्धार्थ भी गौरी को अपने सीने से लगाए खड़ा था। गौरी पिछले 15 मिनट से चुपचाप उसके सीने से लगी हुई थी। सिद्धार्थ भी राजावत मेंशन जा रहा था। सिद्धार्थ के दूर होने की खबर ने तो गौरी को जैसे बुझा ही दिया था। कहीं ना कहीं गौरी के अंदर सिद्धार्थ को खो देने का डर भी था। उसे आज कुणाल की बातें याद आ रही थी, जब उसने कहा था कि सिद्धार्थ उसे मन भरने के बाद छोड़ देगा। साथ ही अब तो गौरी के साथ रहने से सिद्धार्थ ठीक हो गया था। वो दूसरे लोगों को छू पा रहा था। स्वीट हार्ट, तुम इतना क्यों डर रही हो? जैसे मैंने वापस ही नहीं आऊँगा। बस 2 दिन की तो बात है। सिद्धार्थ ने गौरी की कमर को सहलाते हुए कहा, लेकिन गौरी ने तो उल्टा सिद्धार्थ को छोड़ने के बजाय उसे पर अपनी पकड़ और कस ली, जैसे वो थोड़ा भी ढीला छोड़ेगी तो सिद्धार्थ कहीं गायब हो जाएगा। सिद्धार्थ भी गौरी के दिल की हालत समझ पा रहा था। वो ये भी जानता था कि कहीं ना कहीं गौरी घबरा रही थी कि सिद्धार्थ के जाने के बाद वो यहाँ अकेली रह जाएगी। तुम कहोगे तो मैं नहीं जाऊंगा स्वीट हार्ट, सिद्धार्थ ने गौरी के चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा। गौरी ने फिर गहरी सांस भरी और ना में गर्दन हिला दी। नहीं, आपको जरूरी जाना है। अब तो आप उन सबसे अच्छे से मिल सकते हो। अब आपको उनसे और दूर रहने की ज़रूरत भी नहीं है। गौरी ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा। और ये सब तुम्हारी वजह से ही तो पॉसिबल हो पाया है स्वीट हार्ट। अगर तुम नहीं होती तो शायद आज मैं जी ही नहीं रहा होता। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो स्वीट हार्ट। सिद्धार्थ ने प्यार से गौरी के माथे को चूमते हुए कहा। गौरी ने भी अपनी एड़ियों पर थोड़ा ऊपर उठते हुए सिद्धार्थ की गाल पर किस कर लिया। अब आप जाओ, गौरी ने भारी दिल से सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, और तुम मेरी जान का ख्याल रखना, सिद्धार्थ ने गौरी की आंखों में देखते हुए कहा और हल्के से झुककर उसके होठों को कैप्चर कर लिया। एक डीप किस के बाद दोनों अलग हो गए और सिद्धार्थ पलटकर चला गया। सिद्धार्थ का हर एक बढ़ता कदम गौरी के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। सिद्धार्थ 10 कदम दूर जा चुका था, लेकिन गौरी का दिल तो अब जैसे फटने वाला था। उसके पैरों में अपने आप ही हलचल होने लगी और वो भागते हुए सिद्धार्थ के पीछे चली गई। अपने पीछे कुछ हलचल महसूस करते ही सिद्धार्थ एकदम से पलट गया। वो ठीक से कुछ समझ पाता उससे पहले ही गौरी उसके सीने से लगी हुई थी। स्वीट हार्ट, सिद्धार्थ ने गौरी के पीठ को सहलाते हुए धीमे से कहा। गौरी ने अपना सर उठाकर सिद्धार्थ की आंखों में देखा और फिर फाइनली उसके दिल को चुप रही बात उसकी जुबान पर आ गई। आप वापस तो आओगे ना सिद्धार्थ? स्वीट हार्ट, अपने इस राजमा जितने दिमाग में प्लीज इस बार कुछ मत सोचना। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। तुम्हें छोड़कर भला मैं कहाँ जाऊँगा? 2 दिन बाद वापस आ जाऊँगा तुम्हारे पास, तुम्हारी रातों की नींद खराब करने। सिद्धार्थ ने गौरी की नाक पर किस करते हुए कहा। गौरी सिद्धार्थ की बात सुन एकदम से शर्मा गई थी। उसने जल्दी से अपनी पलकें झुका ली।
सिद्धार्थ को गौरी की फिक्र हो रही थी। वो जानता था कि ये पागल सी लड़की जरूर ही उल्टी सीधी बातें सोचकर रोने लगेगी। वैसे अगर तुम चाहोगी तो मैं 3 से 4 घंटे और लेट जा सकता हूँ, सिद्धार्थ ने गौरी के कान में मदहोशी भरी आवाज में कहा और उसके कान पर वाइट कर लिया। आ सिद्धार्थ, आप जाओ, लेट हो रहे हो आपको। गौरी ने शर्माते हुए सिद्धार्थ से 2 कदम पीछे हटकर कहा, नहीं स्वीट हार्ट, मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हो रहा हूँ। मेरी तो पहली प्रायोरिटी तुम ही हो। तुम चाहोगी तो मैं रुक जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, सिद्धार्थ ने गौरी को खुद के और करीब खींचकर उसकी गर्दन पर किस करते हुए कहा। गौरी ने कसमकसाते हुए बड़ी मुश्किल से सिद्धार्थ को खुद से दूर किया। आ अब जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गौरी ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर बोला और उसे कार के पास ले आई। गौरी ने सिद्धार्थ के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। कार वाला आइडिया भी बुरा नहीं है, सिद्धार्थ ने एक डेविल स्माइल देते हुए गौरी को अपनी बाहों में खींच कर कहा। क्या? लेकिन मैं तो दरवाज़ा इसलिए खोल रही थी कि गौरी ने इतना ही बोल पाई थी कि सिद्धार्थ ने उसे फैशनेटली किस करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ गौरी के साथ कार की बैक सीट पर ही अपनी रोमांटिक फैन सीज पूरी करने लगा। सिद्धार्थ सच में गौरी के लिए 2 घंटे लेट हो गया। कार में रोमांटिक के साथ सिद्धार्थ ने अपने और गौरी के कपड़े ठीक किए और उसे वापस से विला के अंदर ले आया। गौरी ने अपना चेहरा सिद्धार्थ के सीने में छुपाया हुआ था, जो शर्म से पूरा लाल हो चुका था। सिद्धार्थ ने गौरी को अपने कमरे में लाकर बेड पर लेटा दिया। मुझे नहीं लगता अब कल सुबह तक तुम इस बेड से उठ पाओगी, इसलिए शाम का डिनर मैं किसी को बोल दूंगा तुम्हें रूम में ही दे देगा। अब प्लीज अपना ये राजमा जितना दिमाग इस्तेमाल मत करना, सिद्धार्थ ने गौरी को बेड पर लेटाकर उसके माथे को चूमते हुए पूछा। गौरी ने शर्म के मारे बस मुंह से इतनी ही आवाज निकली। वैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, वहाँ से मैं आते वक्त ले आऊँगा तुम्हारे लिए, सिद्धार्थ ने गौरी के चेहरे पर झुके हुए पूछा। आप बस मेरे सिद्धार्थ को ले आना, मेरे लिए वही मेरा सब कुछ है, गौरी ने दिल से सिद्धार्थ की आंखों में देखकर कहा। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने गौरी की नाक पे अपनी नाक सहलाते हुए कहा, अब अगर मैं 2 मिनट भी यहाँ रुका ना तो शायद मैं 2 घंटे और लेट हो जाऊंगा स्वीट हार्ट। सिद्धार्थ की बात सुनकर गौरी की आंखें फिर से उल्लू जितनी बड़ी हो गई। उसका चेहरा देखकर तो सिद्धार्थ को हंसी आ गई। यू आर सो क्यूट स्वीट हार्ट, सिद्धार्थ ने गौरी के माथे को चूमते हुए कहा और फिर बेड से खड़ा हो गया। अपना ख्याल रखना, गौरी ने सिद्धार्थ को जाता हुआ महसूस करके एकदम से कहा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराहट के साथ हाँ में गर्दन हिला दी और बोला, तुम भी। इसके बाद सिद्धार्थ चला गया और गौरी बस वही बेड पर लेटे हुए सिद्धार्थ के ख्यालों में खोई रही। उसके कान में सिद्धार्थ की गाड़ी की आवाज़ पड़ गई जो मेंशन से निकल गई। उसका दिल एक बार फिर से कुछ घबराने लगा। प्लीज़ मेरे पास वापस लौट आना, आप मेरे जीने की वजह हो, गौरी ने बेडशीट को अपनी मुट्ठी में कसकर बंद करते हुए कहा। तभी गौरी का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। उसने देखा तो सिद्धार्थ का वीडियो कॉल थी। उसके चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई। क्या हुआ? गौरी ने कॉल पिक कर सिद्धार्थ के चेहरे को देखते हुए कहा। कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि टेक्नोलॉजी का थोड़ा इस्तेमाल कर लो। मैं जब तक घर नहीं पहुंचता तुम्हारे साथ वीडियो कॉल पे ही रहूँगा ताकि ये श्योर कर सकूं कि मेरी राजमा जितने दिमाग वाले स्वीट हार्ट रो नहीं रही। सिद्धार्थ ने प्यार से गौरी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। गौरी ने मोबाइल अपने सामने रख दिया। उसके दिल में जो जलन पहले हो रही थी अब थोड़ी शांत हो गई, क्योंकि वो अभी भी सिद्धार्थ को देख पा रही थी, उससे बातें कर पा रही थी। अखिलेश के पेंटा हाउस में भी शिवी इस वक्त अकेले हॉल में बैठी हुई थी, क्योंकि अखिलेश भी शिवी को घर छोड़कर
राजावत मेंशन के लिए निकल गया था। शिवी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी क्योंकि उसके दिमाग में अखिलेश के साथ बिताए वो पल याद आ रहे थे जब वो बारिश के नीचे थी। अखिलेश ने जब उसके माथे में अपना माथा लगाया था वो वक्त ही शिवी की जिंदगी की सबसे खूबसूरत वक्त था। आज उसे एहसास हुआ था कि वो मिस शिवी सिंघानिया से मिसेस शिवी अखिलेश सिंह राजावत बन चुकी थी। पता नहीं इन्हें क्या दुश्मनी है मुझसे। पहले प्यार जताते हैं और फिर यूं दूर हो जाते हैं। चलो इस बार कम से कम दादी माँ के पास तो गए हैं। पिछली बार की तरह मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहे, लेकिन मैं इतने बड़े घर में क्या करूं? बोर हो रही हूँ, शिवी ने बोरियत भरा चेहरा बनाते हुए कहा। उसने आसपास देखा तो फिर उसकी नजरें अखिलेश के कमरे पर आगे ठहर गई। चलो आज अपने पति देव का कमरा ही देखें, कम से कम उनके बारे में कुछ पता तो चले। वैसे मैं भी उनकी पत्नी हूँ, इतना तो छापा तो मैं डाल ही सकती हूँ। शिवी ने अपने हाथ मलते हुए बच्चों जैसी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। शिवी सीधा अखिलेश के कमरे में आ गई और आसपास की चीजें देखने लगी। उसने फिर अखिलेश के बेड का ड्रॉवर खोला। ड्रॉवर में एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर और एक एल्बम रखी हुई थी, साथ ही कुछ बाकी चीजें थी। ये लड़की कौन है? शिवी ने थोड़ा कंफ्यूज भरे चेहरे के साथ सोचा और वो तस्वीर अपने हाथ में ले ली। वो तस्वीर और किसी की नहीं बल्कि पीहू की थी, जो अखिलेश हमेशा ही सोने से पहले देखा करता था। हालांकि कल ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कल रात तो अखिलेश शिवी की फिक्र में शिवी के साथ उसके घर पर था। उसके दिमाग में एक बार भी पीहू का ख्याल नहीं आया था। शिवी ने फिर वो एल्बम उठा लिया। धीरे धीरे पन्ने पलटने लगी। शिवी की आंखों से आंसू तो जैसे नदी की तरह बह रहे थे। उसे एल्बम में अखिलेश और पीहू के साथ बिताई यादें थी। पीहू और अखिलेश की तस्वीरें देखकर शिवी का दिल एकदम से बैठ गया था। शिवी ने जो सपने अखिलेश के साथ सजाना शुरू कर दिए थे वो एकदम से बिखर चुके थे। उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि शायद इसलिए अखिलेश उससे दूर भागता था क्योंकि वो तो किसी और से प्यार करता था। उन उन तस्वीरों से तो समझ गई थी कि वो लड़की अखिलेश के साथ उसके कॉलेज टाइम से थी क्योंकि उसमें अखिलेश ज़्यादा यंग लग रहा था और कुछ तस्वीरों में वो लोग कॉलेज में ही थे। मैं कैसे भूल गई कि हमारी शादी एक मजबूरी के चलते हुई थी। मैं क्यों भूल गई कि आपने तो मेरी मदद करने के लिए मुझसे शादी की थी, ना कि प्यार में। आप तो मुझे डाइवोर्स देने वाले हो, ये जानने के बाद भी मैं बेवकूफ़ आपसे प्यार करने लगी। अखिलेश, हाँ मैंने आपसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। शिवी ने आंसू बहाते हुए बोला। शिवी रोते रोते वही जमीन पर बैठ गई और देखते ही देखते रोते हुए उसकी आंखें लग गई। लगभग आधे घंटे बाद जब उसे रूम में थोड़ी हलचल हुई तो शिवी की आंखें खुल गई। उसने देखा तो सरिता आंटी उसके पास बैठी हुई थी। आंटी आप? शिवी ने सरिता आंटी को देखते हुए धीमी सी आवाज में कहा। सरिता आंटी ने एक मुस्कुराहट के साथ शिवी को देखा और उसके हाथ से वो तस्वीर ले ली। पीहू नाम है इसका। सरिता आंटी ने वो फोटो और एल्बम दोबारा से ड्रॉवर में डालते हुए कहा। क्या आप जानती हैं इन्हें? आपने मुझे पहले इनके बारे में क्यों नहीं बताया? ये जानते हुए कि प्रोफेसर तो पहले ही किसी और से प्यार करते हैं, क्यों आपने कहा कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे? क्यों आपने मेरे दिल में प्यारी सी झूठ उम्मीद जागने दी? आंटी, आप चाहती तो सब कुछ रोक सकती थी, मुझे बता कर कि प्रोफेसर किसी और से प्यार करते हैं। शिवी ने नाराजगी भरी आवाज़ में सरिता आंटी की तरफ देखते हुए कहा। ये नाराजगी किसी मालकिन की नहीं थी, वो तो एक बेटी की तरह सरिता आंटी से नाराज हो रही थी, जिन्हें वो अपनी माँ जितनी इज्जत देती थी, क्योंकि अखिलेश भी उनकी बहुत इज्जत करता था। बीती बातों को याद करके क्या फ़ायदा बेटा?
पीहू मैडम तो आज से 7 साल पहले ही मर चुकी हैं, श्वेता आंटी ने शिवी को बताया। ये जानने के बाद कि पीहू मर चुकी थी, शिवी एकदम से हैरान हो गई। क्या? शिवी ने हैरानी से श्वेता आंटी की तरफ देखते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। हाँ बहू रानी, वो मर चुकी हैं और अखिलेश बाबा इतने सालों से बस उनकी यादों के सहारे जी रहे थे। आपने इस घर को नहीं देखा क्या, जो सिर्फ सफ़ेद और काले रंग से ढका हुआ है? पीहू मैडम के जाने के बाद इसमें कभी कोई रंग नहीं आया, बिल्कुल अखिलेश बाबा की ज़िंदगी की तरह। लेकिन आप उनकी ज़िंदगी में रंग घोल सकती हैं, सरिता आंटी ने शिवी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन कैसे? अगर उन्होंने इतने सालों से दीदी की यादों को संभाल कर रखा है तो ज़रूर ही प्रोफेसर उनसे बहुत प्यार करते होंगे। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है कि उसके जाने के बाद भी इतने सालों तक उसकी यादों को इस तरह से संभाल कर रखे। मुझे नहीं लगता कि कभी उनकी जगह प्रोफेसर की ज़िंदगी में मैं ले पाऊंगी। शिवी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। वो इस वक्त परेशान जरूर थी, लेकिन पहले जितनी दुखी नहीं। उसे अब इतना तो पता चल चुका था कि पीहू इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए अभी भी कहीं ना कहीं उसके दिल में फिर उम्मीद जगी थी। बहू रानी, मैंने आपके आने के बाद अखिलेश बाबा में बहुत से बदलाव देखे हैं। वो पहले की तरह सिर्फ काम से मतलब नहीं रखते, आपकी तरफ ध्यान भी देते हैं। कल जब आप नहीं मिली तो मैंने उनकी आंखों में जो फिक्र और जज्बात देखे थे वो प्यार के बहुत करीब है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन कल मैंने उन्हें रोते हुए देखा था, जबकि वो तो पीहू मैडम की तस्वीर को भी बिना आंसुओं से देखते थे। वो बस उदास होते थे। उनके सारे जज्बात तो जैसे मर चुके थे, लेकिन आपके आने के बाद वो फिर मुस्कुराने लगे हैं। बहू रानी, अखिलेश बाबा को आप जैसे किसी की ज़रूरत है जो उनकी ज़िंदगी को फिर से खुशहाल और रंगीन बना सके। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे, सरिता आंटी ने शिवी को समझाते हुए कहा। इसके बाद वो उठकर कमरे से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद शिवी ने एक बार फिर से ड्रॉवर खोलकर बीच में से पीहू की तस्वीर निकाल ली। जानती हूँ ये मुश्किल है, लेकिन क्या आप अपना प्यार मुझे दे सकती हैं? मैं वादा करती हूँ, जिस तरह से आप उन्हें खुश देखना चाहती थी, मैं भी उसी तरह से उन्हें खुश रखूँगी, हमेशा उनका ख्याल रखूँगी और अब उन्हें कभी उदास नहीं होने दूँगी। देखिएगा, आपको उन्हें इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, और अगर अब छोड़ दिया है तो उन्हें मुझे दे दीजिए ना। मैं सच कह रही हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ दीदी। हो सकता है उतना ना कर पाऊँ जितना आप उनसे करती थी, लेकिन अपनी जान से ज़्यादा चाहूँगी उन्हें, शिवी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। वही दूसरी तरफ श्वेता भी बस बैठी हुई थी। रुद्रांश के बिना तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने जल्दी से अपना फ़ोन देखा, इस उम्मीद के साथ कि शायद रुद्रांश उसे कॉल कर रहा होगा, पर ऐसा नहीं था। वो कॉल किसी अननोन नंबर से आ रहा था। श्वेता ने पहली बार कॉल इग्नोर कर दी, लेकिन फिर जब दोबारा बार भी उसी नंबर से कॉल आया तो उसने फ़ोन उठा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी के साथ ऐसा करने की? फ़ोन की दूसरी तरफ से एक लड़की की भड़कती हुई आवाज़ आई। निखिल? श्वेता ने कन्फ्यूजन से बोला। हाँ, निखिल ठाकुर, तुम्हारी बहन का पति। अब जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। तुमने मेरी बीबी को कंपनी से क्यों निकलवाया? कंपनी से निकलवाने के साथ साथ तुमने इसके साथ बदतमीजी भी की, इस पर हाथ उठाया। एक बात कान खोल के सुन लो श्वेता ओबराय, अगर दोबारा से मेरी बीबी के साथ ऐसा पेश आया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। निखिल की गुस्से भरी आवाज़ फ़ोन की दूसरी तरफ से आई।
तुम्हारी बीबी तुमसे झूठ बोल रही है। मैंने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि उसने मुझे धक्का दिया था और सबके सामने बेइज्जत किया। यहाँ तक कि मुझे गंदी गंदी बातें भी बोली। और श्वेता ने इतना ही कहा था कि निखिल ने उसकी बात काट दी। क्या ही बोला था उसने? यही ना कि तुम बॉस के साथ रंगरलियां मनाकर वहां पहुंची हो, तो इसमें गलत क्या है? श्वेताश्री ओबराय, यही तो औकात है तुम्हारी। तुम जैसी लड़कियां आदमियों के बिस्तर गर्म करने के काम ही आ सकती हैं, किसी की बीवी बनने के लायक नहीं। इसलिए तो मैंने वक्त रहते तुम्हारी जगह क्षमा से शादी कर ली। तुम्हें अपनी जिंदगी में हर काम के लिए खुद को बेचना ही पड़ेगा। निखिल ने इतना ही बोला था कि श्वेता ने उसकी बात काट दी। बस करो निखिल, अब बहुत हो गया। पहले ही तुम मेरी जिंदगी नर्क बना चुके हो और अब जहर मत उगलो। तुम्हारी बीबी की खुद की करतूत कंपनी से बाहर निकाल जाने वाली थी। उसने पता नहीं क्या बोला है मेरे खिलाफ, लेकिन तुम्हें अगर पता करना है कि वो कंपनी से क्यों निकाली गई है तो उसने मुझे धक्का दिया था और ये वहाँ के कैमरे में भी रिकॉर्ड है। शक हो तो आकर देख लेना। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत के बल पर हूँ। बहुत पढ़ाई की है मैंने। वैसे भी बहुत पैसा ना तुम्हारे पास, तो पाल लो अपनी बीवी को और दोबारा मुझे कॉल मत करना। मेरा तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। श्वेता ने गुस्से से कहा और फोन काट दिया। श्वेता ने फोन पर तो गुस्सा से बात की थी, लेकिन फोन काटने के बाद वो एकदम से उसके चेहरे पर दुख के एक्सप्रेशन आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। क्यों क्यों मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा? क्यों इन जैसे लोग मेरी ज़िंदगी में हैं? आज तक अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है अपनी मेहनत से किया है। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। जिस्म बेचना तो बहुत दूर की बात है। मुझसे मेरा सब कुछ छीनने के बाद भी इन दोनों के दिल को ठंडक नहीं मिली, जो फिर से मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाज करने आ रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे इन दोनों की मौजूदगी अपनी ज़िंदगी में। श्वेता ने गुस्से से टेबल पर फ्लावर पॉट उठाकर ज़मीन पर मारते हुए बोला। निखिल ने एक गलत फहमी की वजह से श्वेता को अपने प्यार में फंसाया था। पहले निखिल ने ही श्वेता को प्रपोज किया था, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर। उसके बाद शादी करने वाला था, लेकिन शादी के मंडप से निखिल ने श्वेता को अकेला छोड़ दिया और क्षमा के कोर्ट मैरिज कर आया। उस वक्त जब श्वेता ने इसकी वजह पूछी तो निखिल ने तीखे शब्दों से जवाब दिया था, तुम जैसे भिखारी से भला क्यों शादी करूँगा? मुझे लगता तुम इस घर की बड़ी बेटी हो, लेकिन तुम्हारी हैसियत तो उस घर में नौकरानी से भी जितनी नहीं है। भला निखिल ठाकुर क्षमा जैसी खूबसूरत हसीना को छोड़कर तुम जैसी एवरेज से शादी क्यों करेगा, जो मेरी किसी काम की नहीं? श्वेता ने निखिल के दिल पर प्यार किया था। श्वेता ने निखिल से दिल से प्यार किया था। वो तो हमेशा से ही प्यार के लिए तरसती थी और निखिल के थोड़ा से भी प्यार से पेश आने पर वो उसकी बातों में आ गई। लेकिन निखिल का असली रंग देखने के बाद तो श्वेता का प्यार से भरोसा ही उठ गया था। इस वक्त निखिल के वो शब्द श्वेता के कान में गूंज रहे थे, इसलिए उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया और अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। श्वेता का फ़ोन एक बार फिर से वाइब्रेट हुआ और उसने बिना देखे ही फ़ोन उठाकर कान में लगा लिया। उसने सामने से आने वाली आवाज़ सुने बिना ही लगभग चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे परेशान मत करो। मुझे तुमसे किसी से भी कोई मतलब नहीं है। चोको, क्या हुआ? फोन की दूसरी तरफ से रुद्रांश की परवाह भरी आवाज आई। रुद्रांश की आवाज सुनकर श्वेता का मन कर रहा था कि उसके सीने में लगकर आज फूट फूट कर रोए, लेकिन इस वक्त वो भी उसके पास नहीं था। रुद्र तुम? सॉरी, मुझे लगा वो स्पैम कॉल वाला है।
कुछ लोगों की आदत होती है बिना वजह फ़ोन करके किसी को परेशान करने की। छोड़ो, तुम ठीक हो ना? पहुंच गए घर? श्वेता ने बड़ी मुश्किल से खुद को नॉर्मल करते हुए पूछा। श्वेता चाहे कितनी भी कोशिश कर रही थी, पता तो रुद्रांश को चल गया था कि श्वेता रो रही थी, क्योंकि श्वेता की आवाज़ रोने से हल्की भारी हो जाती थी। वाइफी, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी आवाज़ से तो लग रहा है कि तुम रो रही हो। रुद्रांश ने फिर से बड़ी परवाह से पूछा। अरे नहीं, मैं क्यों रोने वाली भला? वो मेरा नाक बंद हो गया है, थोड़ी सी सर्दी लग गई थी बस, श्वेता ने बहाना बनाते हुए कहा। अगले ही पल फोन कट गया और उससे अगले पल में श्वेता को अपने फ़ोन पर रुद्राक्ष की वीडियो कॉल आई। श्वेता तो रुद्राक्ष की वीडियो कॉल देखकर थोड़ी घबरा गई थी, क्योंकि उसके चेहरे को देखकर रुद्राक्ष पहचान जाता कि श्वेता रो रही थी। अब मैं क्या करूं? श्वेता ने थोड़ा घबराते हुए सोचा और फिर थोड़ी देर में कॉल उठा ली। श्वेता की कॉल उठाने के बाद रुद्रांश की इरिटेट हुई आवाज़ आई। चोको, अपना कैमरा ऑन करो, समझी? मुझे अभी के अभी तुम्हारा चेहरा देखना है। वो लाइट बंद है, श्वेता ने बहाना बनाते हुए कहा। फाइन, रुद्रांश ने इतना कह के फ़ोन काट दिया। श्वेता के लिए ये थोड़ा रूखा सा था, इसलिए उसे अब पहले से भी ज़्यादा रोना आने लगा। दूसरी तरफ गौरी कमरे में बैठी हुई सिद्धार्थ के तस्वीर को देखकर बातें कर रही थी। बेड के ठीक सामने सिद्धार्थ की बड़ी सी तस्वीर थी। तभी उसके कमरे पे दस्तक हुई और एक लड़का कमरे में आया। उस लड़के ने मास्क पहना हुआ था और हाथ में खाने की ट्रे थी। यहाँ रख दो, गौरी ने बेड के साइड वाली टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोला। मैडम, सर ने बोला है कि आप खाना खाने से पहले ये दवाइयाँ ले लें। उस आदमी ने गौरी की तरफ से छोटी सी टेबलेट बढ़ाते हुए कहा। ये सुनने के बाद कि सिद्धार्थ ने वो टेबलेट खाने के लिए कहा था, गौरी ने ज़्यादा सवाल नहीं किया और उस लड़के के हाथ से वो टेबलेट लेकर खा ली। अगले ही पल गौरी को हल्का चक्कर आने लगा और देखते ही देखते उसकी आंखें के आगे अंधेरा छा गया। काम हो गया, समझो, ये बेहोश हो गई। मैं लगभग 15 मिनट में इसे लेकर वहां पहुंचता हूँ, उस लड़के ने कहा। उस लड़के के कान में ईयरफोन था और वो किसी दूसरे आदमी के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था। जल्दी करो। फ़ोन की दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई और अगले ही पल फ़ोन कट गया। फ़ोन काटने के बाद उस लड़के ने गौरी को उठा लिया और विला से बाहर लेकर निकल गया। वहीं एक अंधेरे कमरे में एक लड़की कुर्सी पर बैठे हुए सिगरेट से कस ले रही थी। तुम सच में चाहती हो कि हम लोग उसे मार दें, क्योंकि वो तो तुम्हारी बहन है ना? उस लड़की के सामने कुर्सी पर बैठे एक लड़के ने कहा। बहन मत बोलो तुम उसे, मेरी जिंदगी की मेरी सबसे बड़ी दुश्मन ही वही है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग उसे मार दो। वैसे भी वो लड़की मर ही जाए तो अच्छा है। आस्था ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। ठीक है बेबी, एज योर विश। उस आदमी ने अपनी जगह से खड़े होकर आस्था की कमर में हाथ डालते हुए कहा। मैं तुम्हें वो शब्द दे रही हूँ जो तुम चाहते थे, लेकिन बदले में मुझे गौरी की मौत चाहिए। वो किसी भी तरीके से बचनी नहीं चाहिए। आस्था ने आंखों में नफरत लिए हुए कहा। कुछ ही देर में वो अंधेरा कमरा आस्था की गहरी आहों से गूंज रहा था। श्वेता उसी तरह हॉल में बैठी हुई आंसू बहा रही थी। उसे तो एहसास तक नहीं हुआ था कि कब दोपहर से शाम ढल चुकी थी। निखिल की आवाज़ सुनकर उसे अपनी बीता हुआ कल याद आ गया, जिसने उसके दिल पर लगे जख्मों को बुरी तरह से खुरेद दिया था। उन सब बातों की उसे आदत भी थी, पर आज पहली बार उसे रुद्र थोड़ा रूड लगा। इसके बाद उसके दिल में भी जैसे दुख का सलाब ही उमड़ आया था। उसकी जिंदगी में खुशी के नाम पर बस रुद्र ही था, और वो भी जब उससे रूखा सा पेश आया तो श्वेता ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं ही बुरी हूँ, इसलिए लोग मुझसे प्यार ही नहीं कर पाते। श्वेता ने घुटनों पर अपना सर छुपाए हुए बोला। सही कहा तुमने, तुम बहुत बुरी हो चोको। श्वेता
को रुद्रांश की आवाज़ सुनाई दी। रुद्रांश की आवाज़ सुनकर श्वेता ने एकदम से सर उठाकर सामने देखा। रुद्रांश ठीक उसके सामने खड़ा था। रुद्रांश ने जब देखा था, श्वेता काउच से आगे ही घुटनों में अपना सर छुपाए ज़मीन पर बैठी हुई थी। उसने तो रो रो कर अपनी हालत ही खराब कर ली थी। श्वेता का चेहरा देखने के बाद रुद्रांश की आईब्रो जुड़ गई और वो जल्दी से अपने घुटने के बल श्वेता के सामने बैठ गया। क्या हुआ है? अब तो सच बोलो। रुद्रांश ने श्वेता के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए परवाह भरी आवाज में पूछा। रुद्र, आप सच में यहाँ हो? श्वेता ने हैरानी से रुद्रांश के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। मेरी बीवी उदास थी और बता भी नहीं रही थी कि क्यों, इसलिए मुझे पूछने के लिए खुद आना पड़ा। रुद्रांश ने श्वेता के चेहरे को अपने हाथों में भर कर उसके आंसू पोंछते हुए बोला। श्वेता बस खामोशी से रुद्राक्ष के चेहरे की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में श्वेता की फिक्र झलक रही थी और चेहरा का श्वेता के दुखी होने हुआ था। क्या हालत बना ली तुमने? रो रो कर चोको ऊपर से बता भी नहीं रही हो कि क्या हुआ है। श्वेता, तुम मुझे अपना पति नहीं मानती तो कम से कम दोस्त ही मान लो। रुद्रांश ने थोड़ा उदासी भरी आवाज में श्वेता की आंखों में देखते हुए बोला। श्वेता अगले ही पल रुद्रांश के सीने से लग गई। रुद्रांश ने बिना एक पल भी गवाए श्वेता पर अपनी बाहें लपेट ली। श्वेता अगले 15 मिनट तक रुद्रांश के सीने से लगी हुई सुबकती रही और रुद्रांश भी चुपचाप उसके बालों को सहलाता रहा। काफ़ी देर होने के बाद श्वेता जब थोड़ा शांत हो गई तो रुद्रांश ने उसके चेहरे को हल्का ऊपर किया। बस करो, नहीं तो तुम्हारी आंसुओं की बाढ़ में मेरा पेंट हाउस बह जाएगा। रुद्रांश ने प्यार से श्वेता की आंसुओं को पोंछते हुए कहा। रुद्रांश की बात सुनकर श्वेता के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और परेशानी ने उसके चेहरे पर घर कर लिया। रुद्र, तुम वापस क्यों आए? तुम्हारे घर वाले क्या सोच रहे होंगे? तुम थोड़ी देर पहले ही तो गए थे और अब वापस ही आ गए। श्वेता ने रुद्रांश की आंखों में देखते हुए पूछा। अपनी बीवी को चुम्मा लेने आया हूँ, नहीं आ सकता क्या? रुद्रांश ने श्वेता की आंखों में देखते हुए कहा और अगले ही पल उसके होठों पर हल्के से किस कर लिया। श्वेता के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी पलकें झुका ली। अब बताओ, क्यों रो रही थी? रुद्रांश ने जमीन पर ठीक से बैठते हुए श्वेता को अपनी गोद में खींच कर पूछा। रुद्राक्ष की बाहों में इस वक्त श्वेता की कमर पर खिलती हुई थी और वही श्वेता का भी रुद्रांश की गर्दन में। दोनों के चेहरे इस वक्त काफ़ी करीब थे। रुद्रांश के इतने करीब होने से श्वेता का तो दिमाग ही काम करना बंद कर गया था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ वाइफी, या तो अभी जवाब दो या फिर अगले 30 मिनट तक तुम्हें कुछ बोलने नहीं दूंगा। रुद्रांश ने श्वेता की तरफ देखते हुए कहा। रुद्रांश की बात सुनकर श्वेता ने एकदम से तेज पलकें झपकाते हुए उसकी तरफ देखा। मतलब तो वो अच्छे से समझ गई थी कि रुद्रांश इनडायरेक्टली क्या बोल रहा था। उनकी पिछली किस में ही श्वेता की हालत खराब हो गई थी। अगर 30 मिनट रुद्रांश ने उसे वैसा किस किया तो श्वेता के तो प्राण ही निकल जाएंगे। वो मुझसे फ्लावर पॉट टूट गया था, बहुत महंगा होगा ना, और मेरे पास पैसे भी नहीं है। श्वेता ने रोंदू सा मुंह बनाते हुए कहा। श्वेता अभी रुद्रांश को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि उसे रुद्र पर भरोसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वह अभी भी रुद्र के सामने झिझक रही थी। अभी तो उसे खुद अपने और रुद्रांश के रिश्ते में कन्फ्यूजन थी। वो नहीं चाहती थी कि रुद्रांश के लिए ये रिश्ता बस कॉन्ट्रैक्चुअल था या वो हकीकत में इस रिश्ते को मानता था। उनके बीच में जो था वो अट्रैक्शन थी या फिर प्यार था। तुम इसलिए रो रही थी? रुद्रांश ने मुंह बनाते हुए पूछा। देखो ना, मैंने कितना सुंदर गमला तोड़ दिया तुम्हारा।
बहुत नुकसान हुआ ना? श्वेता ने मायूस सा चेहरा बनाते हुए पूछा। रुद्रांश ने भी गहरी सांस छोड़ते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और बोला, बेशक बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। रुद्रांश की बात सुनकर श्वेता का दिल मायूस हो गया और उसने अपनी पलकें झुका ली। तुम्हें पता है मेरी चोको के आंसू कितने कीमती हैं और तुमने उन्हें बहाकर मुझे कंगाल कर दिया। तुम्हें पता है मेरी चोको की मुस्कुराहट के सामने तो कोहिनूर का हीरा भी फीका है और तुमने वो गायब कर दी। वाइफी, हाय मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। रुद्रांश ने नौटंकी करते हुए अपने सीने को पीटते हुए कहा। वही श्वेता की हंसी छूट गई। वह पहले जितना रोई थी अभी उसे उतनी ही हंसी आ रही थी। श्वेता की खिलखिलाती हुई हंसी देखकर रुद्रांश के दिल को चैन आया था। काफी देर हंसने के बाद श्वेता ने प्यार से रुद्रांश के चेहरे पे हाथ रखा। रुद्रांश थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, श्वेता ने आगे होकर रुद्रांश के गाल पर अपनी होंठ रख दिए। रुद्रांश के तो पूरे बदन में जैसे बिजलियां दौड़ने लगी थी। थोड़ी देर के बाद श्वेता रुद्रांश से अलग हो गई, लेकिन उसने अपनी पलकें उठाकर ऊपर नहीं देखा। रुद्रांश भी समझ रहा था कि श्वेता शर्मा रही थी, जो देखकर रुद्रांश को उस पर और भी ज्यादा प्यार आने लगा। श्वेता, रुद्रांश ने श्वेता की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए बड़ी मदहोशी भरी आवाज में श्वेता का नाम लिया। रुद्रांश, वैसा करने से ही श्वेता के पूरे बदन में आग लगने वाली थी। उसने आज तक ऐसे एहसास महसूस नहीं किए थे। रुद्र, तु, तुम्हारे लिए खाना बना दूं? तुम्हें भूख लगी होगी ना? डिनर का टाइम हो गया है, श्वेता ने एकदम से रुद्रांश की गोद में उठते हुए कहा। श्वेता थोड़ा घबराई हुई किचन की तरफ जाने ही लगी थी कि रुद्रांश ने उसकी कलाई पकड़ ली। रुद्रांश के यूं कलाई पकड़ने से श्वेता की सांसें तो जैसे रुकने ही वाली थी। वो तेज सांसें भरने लगी। अगले ही पल उसे अपने पेट पर रुद्रांश का दूसरा हाथ फिसलता हुआ महसूस हुआ। रुद्र, जाने दो, तुम्हारे लिए खाना भी बनाना है, श्वेता ने धीमी सी आवाज में कहा। लेकिन मुझे तो आज डिनर में अपनी चोको फ्लेवर वाइफी को खाना है, रुद्रांश ने प्यार से श्वेता की गर्दन पर किस करते हुए बोला। श्वेता के अंदर तो एकदम से सिमरन सी दौड़ गई थी। श्वेता की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। उसने अपना पूरा जोर लगाकर खुद को रुद्र की पकड़ से छुड़ाया और भागती हुई किचन की तरफ चली गई। श्वेता को यूं जाता देख रुद्रांश के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। कब तक मुझसे दूर भागोगी? एक दिन तुम्हें मेरी बाहों में ही आना होगा। एंड आई स्वेयर, उस दिन मैं तुम्हें पूरा का पूरा खा जाऊंगा चोको, रुद्रांश ने अपने बालों में हाथ घुमाते हुए कहा। उसकी नज़र फिर श्वेता के फ़ोन पर पड़ी। उसने कुछ सोचा और फिर श्वेता का फ़ोन उठा लिया। श्वेता का फ़ोन चेक करने के बाद उसने वापस वहीं पर रख दिया और अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल किया। शिवम भैया, मैं आपको एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, आप प्लीज़ पता करो ये किसका नंबर है, रुद्रांश ने फ़ोन पर कहा और फिर फ़ोन वापस पॉकेट में रख कर किचन की तरफ चला गया। दूसरी तरफ जंगल में सुनसान सी हवेली में इस वक्त गौरी को कुर्सी पर बंधा हुआ था। गौरी अभी भी बेहोश थी। तभी उसके चेहरे पर किसी ने छपाक से पानी की पूरी बाल्टी उड़ेल दी। गौरी हाँफते हुए अचानक से होश में आई। उसे आंखें खोलने में भी अभी भी तकलीफ हो रही थी। जैसे कैसे उसने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो लगभग 5 लड़के उसके सामने खड़े थे। उनके कटे फटे चोट लगे से चेहरा देखकर वो इतना तो समझ गई थी कि ये लोग गुंडे थे। वो काफ़ी डर गई थी। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ पर क्यों बांध रखा है? गौरी ने थोड़ी हिलने की कोशिश करते हुए कहा, पर वो 1 इंच भी नहीं हिल पाई क्योंकि उसके हाथ पांव कुर्सी से बंधे हुए थे। तेरे लिए तो हम लोग तेरी मौत है। वैसे मानना पड़ेगा, गजब की खूबसूरत हो तो दिल नहीं कर रहा तुमसे बिना खेले मार देने का। वैसे सुना था कि तुम मर्दों के बिस्तर गर्म करती फिरती हो, तो आज रात हमारा कर दो। तुम्हें थोड़ी
आसान मौत देंगे। एक घुंघराले बाल वाले लड़के ने अपने सीने पर हाथ चलाते हुए गौरी के ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, देखो मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। आखिर तुम लोग मुझे मारना ही क्यों चाहते हो? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो, गौरी ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। ठीक है, तुम्हें अभी जान से नहीं मारेंगे, थोड़ी देर जी लेने देंगे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तू हमारी प्यास बुझाएगी। एक दूसरे लड़के ने गौरी के चेहरे को अपने हाथों में मसलते हुए कहा। पांचों के पांचों लड़के 25 से 26 साल के आसपास ही थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी कॉलेज के बच्चों ने ग्रुप बनाकर अपना गैंग तैयार किया था। तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं कह रही हूँ, मुझे जाने दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे छूने के बारे में सोचना भी मत। गौरी ने गुस्से से सभी लड़कों को देखते हुए कहा। गौरी की गुस्से भरी आवाज को सुनकर वो सभी लड़के रावण की तरह हंसने लगे। और तुझे लगता है तू हमें रोक पाएगी? एक लड़के ने गौरी के बालों को पीछे से पकड़ते हुए कहा। गौरी की आंखें दर्द से बंद हो गई और वो उस वक्त में सिद्धार्थ को याद करने लगी। सिद्धार्थ, कहाँ हो आप? प्लीज मुझे बचा लो, गौरी ने मन ही मन सिद्धार्थ को याद करते हुए कहा। तभी उसे वहां पर कुछ हलचल महसूस हुई और उसने अचानक से आंखें खोलकर सामने देखा। सिद्धार्थ, गौरी ने ना के बराबर आवाज में सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए आंसू भरी निगाहों से कहा। सिद्धार्थ इस वक्त दो लड़कों की गर्दन पकड़कर खड़ा था। सिद्धार्थ की आंखों में इस वक्त गुस्सा उतरा हुआ था। एक लड़का जो जमीन पर गिरा हुआ था और बाकी के दो लड़कों को अखिलेश ने अपनी पकड़ में दबोच कर रखा हुआ था। कमीनों, मेरी नज़र क्या हटी, तुम मेरी मून लाइट उठाकर लाए? सिद्धार्थ सिंह राजावत की जान पर हाथ डालने का नतीजा क्या होता है, ये तो तुम्हें आज पता चलेगा, सिद्धार्थ ने गुस्से से कहा और दोनों लड़कों के सर को टकरा दिया। इतनी मुश्किल से मैं जेठ बना हूँ और तुम लोग उसी खुशी में भी ग्रहण लगाने आ गए, शर्म नहीं आती? पढ़ाई की उम्र में ये हरकतें करते हुए अखिलेश ने गुस्से से अपने चुंगल में फंसे हुए लड़कों को एक साथ जमीन पर धकेलते हुए कहा। अखिलेश ने फिर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोला, तू संभाल उसे, मैं इन सबको देख लूंगा, इन सभी को तो ये प्रोफेसर ही सुधार लेगा। सिद्धार्थ ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और गौरी के पास आ गया। सिद्धार्थ, गौरी ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए इमोशनली कहा। वही सिद्धार्थ का ध्यान गौरी के हाथ पांव की रस्सियां खोलने में था। सिद्धार्थ का चेहरा तो अभी भी गुस्से में भरा हुआ था। हाथ पांव आजाद होते ही गौरी एकदम से खड़े होकर सिद्धार्थ के सीने से लग गई। सिद्धार्थ, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैं आपको देखे बिना ही मर जाऊंगी, गौरी ने सिद्धार्थ के सीने से लगे हुए फूट फूट कर रोते हुए कहा। मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता स्वीट हार्ट, सिद्धार्थ सिंह राजावत की जान हो तुम और मेरी जान कोई इतनी आसानी से छीन नहीं सकता। इन्होंने जो किया है उसकी सजा इन्हें जरूर मिलेगी। पूरी उम्र भर किसी लड़की को हाथ नहीं लगा पाएंगे साले। सिद्धार्थ ने गौरी को अपनी बाहों में भरे हुए उन लड़कों की तरफ देखकर दांत पीसते हुए बोला। वो लड़के तो सिद्धार्थ की आवाज़ सुनकर ही कांप गए थे। उन सभी ने हाथ जोड़ लिए और ना में गर्दन हिला दी। हमें तो पैसे दिए गए थे सर, आप प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए, घुंघराले वाले लड़कों ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। किसने दिए थे तुम्हें पैसे? सिद्धार्थ ने गौरी को छोड़कर उस लड़के के पास आते हुए कहा। वो लड़का कुछ बोल पाता उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसका गला पकड़ लिया था। अबे यार, बोलने तो दे उसे। अखिलेश ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर बड़ी मुश्किल से उस लड़के का गला छुड़ाते हुए बोला। भाई, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी स्वीट हार्ट को छूने की? आप अच्छे से जानते हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरी चीज़ों को छुए, और इन लोगों ने तो दिल तो कर रहा है सब के सब यही जिंदा जला दूं, सिद्धार्थ ने गुस्से से खड़े होते हुए कहा और अपने बैग से गन निकाल ली। गौरी ने तो अपने
दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिया और अखिलेश ने अपना माथा पीट लिया। जाग गया डेविल। अखिलेश ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से उस इंसान का नाम उगलो जिसने तुम्हें भेजा था, वरना सब के सब यही मारे जाओगे। आई इंड श्वेयर तुम्हारे परिवार वालों के पास तुम्हारा मातम मनाने के लिए राख भी नहीं छोड़ूंगा। सिद्धार्थ ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा और रिवॉल्वर घुमा दिया। सिद्धार्थ की उंगली ट्रिगर पर ही थी, जो देखकर वह सभी लड़के किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे। सिद्धार्थ इस वक्त काफ़ी खतरनाक लग रहा था। तो गाइस, इसके आगे की स्टोरी में क्या होगी, इसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द हम इसी चैनल में प्रसारित कर देंगे। और गाइस, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू दोस्तों।